And at the moment with us from the Congress party, we have our old friend, Mr. Bharat Singh. Bharat Singh ji, namaskar. नमस्कार राजीव जी, नाम्बियार जी नमस्कार। नमस्कार सर। So ही कांग्रेचुलेशन टू भरत सिंह जी, मुबारक हो। मीडिया कमेटी कांग्रेस के आप हो, अनाउंस हो गया है, देखे हम लोगों ने। जबरदस्त, मुबारक हो सर, मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। और आप सभी को जो है आज के दिन बहुत बहुत बधाई। 1 अप्रैल है, अप्रैल फूल है जी। एक बार आदमी एक बार अगर फूल बने तो उसे अप्रैल फूल कहते हैं, और जो 5 साल 10 साल तक अगर फूल बने तो उसे कमल का फूल कहते हैं। दारूवाला जी ने बहुत सारी बातें कह के गए हैं जी। तो इसी तरह से आज अप्रैल फूल है और भाजपा के ऊपर बहुत सटीक बैठ रहा है कि अगर 5-5 साल नहीं 10-10 साल तक अगर कोई बेवकूफ बना सकता है, फूल बना सकता है, तो कमल का फूल ही बना सकता है। लेकिन कल तो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त रैली रही सर दिल्ली में। और ये बाय द वे अप्रैल फूल जोक नहीं है, ऐसा असलियत है ये अपने दर्शकों को मैं बता दूं। Yesterday's rally at Delhi was absolutely fantastic, रामलीला ग्राउंड पर। और बाय द वे ये मैं आपको बता दूं, रामलीला ग्राउंड पर जब भी कोई इस प्रकार की रैली हुई है तो दिल्ली का तख्त जो है वो डोला है। भले आप वो 1975 की जयप्रकाश नारायण की रैली ले लें, या उसके बाद वाली 1983 की रैली ले लें, या उसके बाद वाली 1987 की रैली ले लें, जब भी रामलीला ग्राउंड पर ऐसी रैलीज हुई हैं दिल्ली का तख्त डोला है सर। क्या इस बार भी डोलने की तैयारी हो गई है? दिल्ली का सिंहासन जो है क्या हिल रहा है सर? भरत सिंह जी। राजीव जी देखिए, सिंहासन हिल नहीं रहा है, हिल चुका है और उसका अगर जीता जागता सबूत कल की रैली की जब आप बात कर रहे हैं जी, तो आपको दिखा होगा लाखों की भीड़, जबकि हमें कहा गया था कि 20,000 से ऊपर की भीड़ नहीं होनी चाहिए। उसके हिसाब से देखा जाए तो 5 गुना ज्यादा जनता आई थी, और सिर्फ वो इसलिए आई थी, वो सुनना चाह रही थी कि इंडिया गठबंधन के नेताओं को, वो सुनना चाह रही थी केजरीवाल की धर्म पत्नी को, वो सुनना चाह रही थी झारखंड के सीएम सुब्रत सोरेन के पत्नी को, और वो सुनना चाह रही थी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी को, खड़गे जी को। प्रियंका जी ने जिस तरह से कल बोला, मुझे लगता है कि वो बहुत ही दिल को एक कहते हैं ना कि एक सुकून देने वाला कल जो उन्होंने भाषण दिया प्रियंका जी ने, मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा था। और मुझे लगता है कि वहाँ पे बैठे सभी लोगों को और देश में जो सुन रहे थे चैनल के माध्यम से, उन लोगों को भी लगा कि हाँ दम है इन बातों में। और जितने भी नेताओं ने वहाँ पे भाषण दिया, मुझे लगता है वो भाषण नहीं था, वो देश की पुकार थी और देश की आवाज़ थी। जिस तरह से एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया जा रहा है, जिस तरह से सांसद हो, विधायक हो, उन्हें जेल में डाल दिया जा रहा है। और गुनाह क्या है भाई? गुनाह जब कोई किया हो तो उसको डाला जाता है जेल में जी। आप किसी के कहने पर, और वो भी कौन कहा है जिससे आपने चंदा लिया है, जिसके विटनेस के ऊपर आपने जिसको जेल में डाला है अरविंद केजरीवाल को, शायद आपने भी उससे चंदा लिया है। और जब उससे चंदा आपने लिया तो क्या आप गुनाहगार नहीं हुए? मनी लॉन्ड्रिंग क्या नहीं हुई? तो ये सिर्फ और सिर्फ एक डराने की प्रोसेस चल रही है। और इसीलिए कह रहा हूं कि आपने जब शुरू में कहा कि क्या इनकी गद्दी हिल रही है, तो इसलिए मैंने कहा हिल रही नहीं है, हिल चुकी है। और यही वजह है कि आज कल का जो नजारा वो आप देख ही रहे हैं और पूरा देश देखा है। मोदी जी और अमित शाह जी का कहना है कि 10 साल में हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया। हमने जो गरीब कल्याण योजना है, 80 करोड़ मुफ्त राशन से हर घर, नल से जल शौचालय, पीएम किसान, जो अलग अलग, और जो नेशनल देश को संबोधित करते हो, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, आर्टिकल 370, ये सब हमने दिया। 10 साल ट्रांसफॉर्मेशन है, 100 साल मतलब 100 दिन का प्लान भी है। 2024 जीतने के बाद मोदी जी बोल रहे 2024 जीतने के बाद 100 दिन का मैंने प्लान भी बना दिया, मैं क्या दूंगा इस देश को, और 25 साल का रोड मैप बना दिया विकसित भारत के लिए।
बोले इसके बाद भी कांग्रेस बार बार यही आलोचना करते हैं कि कुछ नहीं हो गया, कुछ नहीं हो गया। रिपोर्ट कार्ड पूरा अनलिश कर दिया है कि 10 साल में हमने क्या क्या किया। महिला सशक्तिकरण, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 1 रैंक 1 पेंशन, 1 नेशन 1 टैक्स। भरत सिंह जी पूरे रिपोर्ट कार्ड किए, फिर भी आपका कहना है कि कुछ नहीं हुआ 10 साल में। बोले कि आपके बात लोग मानेंगे नहीं। देखिए नामबियार जी, देखिए नामबियार जी, मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप मुझे पूछेंगे, मुझे बैठा के कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को बिठा के आप पूछेंगे तो सुविधाजनक सवाल आप मुझसे करेंगे, मेरे सुविधा के हिसाब से सवाल करेंगे। आप भाजपा के प्रवक्ता को बिठा के पूछेंगे तो आप उनके सुविधा के हिसाब से सवाल करेंगे। नहीं होगा इस तरह से। तीखा सवाल करिए, सही जवाब देना मेरा फर्ज बनता है। उसी तरह से भाजपा से पूछना नहीं पूछना ये आपका काम बनता है। ये आपका काम बनता है कि आप ये पूछिए कि 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने क्या किया। अगर वो कहते हैं कि उन्होंने जितनी योजनाएं गिनाई हैं वो धरातल पे सही तरह से उतरी है क्या, अगर उतरी है तो देश की जनता खुश है क्या, अगर नहीं खुश है तो उस पर काउंटर क्वेश्चन करिए आप, और नहीं तो फिर डिबेट करवाइए और बिठाइए भाजपा के प्रवक्ताओं को, और फिर उसके बाद मुझसे आप पूछिए तो शायद मैं आपको उसका जवाब सही तरह से दूं। और सही तरह से आपको जवाब देने से कुछ होने वाला नहीं है। मुझे लगता है मुझे जवाब जो है वो भाजपा के प्रवक्ताओं नेताओं से पूछना है। आप एक माध्यम बनेंगे और वो माध्यम से आप जो एक भूमिका, जज की भूमिका अदा करेंगे कि कौन सही है और कौन गलत है। तो सवाल आप हमसे भी करेंगे। महिला सशक्तिकरण मोदी जी का कहना है। अब ठीक है, ठीक है, एक एक सवाल का मैं जवाब दूंगा, आपके एक एक सवाल का दूंगा। बोले कि और फिर आर्म्ड फोर्सेस में पहले बार 10 साल में महिलाओं को परमानेंट कमीशन, पहले आर्मी में उनको कम जगह मिलता था, मोदी जी ने पूरा किया। ट्रिपल तलाक, महिला को, मुस्लिम महिला को आजादी दिलाई है। तो फिर आगे जाके नमो ड्रोन योजना, मैं एक एक चीज का जवाब दूं। हाँ बोलिए जवाब दूं तो अच्छा बोलिए। देखिए, पहला महिला सशक्तिकरण की जब आप बात करते हैं तो मुझे बताइए कि उन्होंने ही कहा था कि 50% महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, क्या पास कर दिया क्या? देखिए, झुंझुना दिखाने में और देने में और उसको क्रियान्वित करने में बहुत फर्क है। आप कहते हैं महिलाओं को हमने सशक्तिकरण बना दिया, एकदम उनको मजबूत कर दिया। कहाँ मजबूत किया बताइए? बृजभूषण शरण सिंह जिस तरह से महिलाओं का मान अपमान करते हैं, जिस तरह से वो महिला जिसने देश का नाम रोशन किया हो, जिस महिला को देश के प्रधानमंत्री अपने चाय पे बुलाते हैं और वो कहते हैं कि तुम मेरी बेटी हो, घर के जैसे हो, वो जिस मोदी के घर की बेटियों को अगर भाजपा का नेता नहीं छोड़ता है तो कौन सा महिला सशक्तिकरण करते हैं? कहाँ गया वो सिंगर जिस सिंगर ने महिलाओं के साथ बलात्कार किया था? कहाँ है वो हरियाणा का मंत्री जो सिंह जिस मंत्री के ऊपर आरोप लगे थे? ये महिला का सशक्तिकरण है क्या नरेंद्र मोदी जी का? इसी को कहते हैं क्या सशक्तिकरण? देखिए, इसीलिए मैंने कहा ना कि आप मुझसे सवाल करेंगे, ये और हमारे और आपके बीच में रह जाएगा। भाजपा के उन नेताओं से जवाब चाहिए। सरकार वो चला रहे हैं, महिला की सशक्तिकरण की देखने चाहते हैं। केजरीवाल को आप अंदर डाल देते हैं और उनकी पत्नी को जो है आप छोड़ देते हैं। उसके बाद में आप देखिए जिस तरह से झारखंड में वहां पे क्या किया आपने। ये महिला सशक्तिकरण है। और झूठे केसों में क्यों फंसा रहे भाई? आपको क्या डर है? डर इस चीज का है कि आप 150 सीट क्रॉस नहीं कर रहे हैं, आप 150 सीट के आगे नहीं जा रहे हैं। आप उसके लिए किसी को भी अंदर कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को। आप ही कहते हैं कि इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी ने लगाया था, हमने तो उसकी माफी मांग ली। आज आपने घोषित इमरजेंसी लगा के रखा है, मतलब आपके खिलाफ जो बोला वो गया। यही इनका महिला सशक्तिकरण है। अब उस पर आइए, आप दूसरा सवाल करिए, दूसरे का जवाब दे देता हूं। ये कमाल, जो 4 करोड़ घर, प्रधानमंत्री आवास योजना, कमाल का उनका स्लोगन है, कमल का कमाल देखिए, निष्ठा और आत्मबल। 4 करोड़ आवास योजना के माध्यम से गरीबों को सर पे घर दे दिया, हर सर के ऊपर छत है। और 2 करोड़ जो हाउस होल्ड है, इलेक्ट्रिफिकेशन रूरल एरियाज में, लगातार रूरल एरियाज में जिस प्रकार से इलेक्ट्रिफिकेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के सौभाग्य योजना के अंदर टोटल इलेक्ट्रिफिकेशन रूरल एरियाज में किया, तो क्या ये नकार सकते?
आवास योजना 4 करोड़ घर तो 70 साल में आप तो उसका आधा भी नहीं कर पाए, मोदी जी का कहना है। देखिए हमने जिस तरह से मनरेगा लाया था, इनकी योजना एक थी घर देना, इन्होंने घर दिया। मनरेगा मैंने दिया, हमारी कांग्रेस पार्टी मनरेगा लाई थी राजीव भाई जी। तो क्या मनरेगा लाने के बाद हम ये चिल्लाते बैठे कि देखिए हमने जो है मनरेगा ला के इतने नौजवान, इतने बेरोजगारों को नौकरी दिया, इतने, ये हमारा काम है, ये हमारा धर्म है, मुझे उस कुर्सी पे बिठाया गया है, देश की जनता ने हमको चुना है, इसलिए सर मनरेगा की तो बहुत ज्यादा आलोचना की गई थी जब ये लोग आए थे, मुझे तो याद है पार्लियामेंट में कहा गया था। नहीं, मनरेगा की आलोचना तो किया इन्होंने, करने के बाद में फिर उसे लागू किया। क्यों लागू किया भाई आपने? और वो वही फ्लैगशिप स्कीम है, आज की तारीख में मनरेगा ही फ्लैगशिप स्कीम है। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं। देखिए नाम्बियार जी, मोदी जी कहते जो है ना वो करते नहीं है, और जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो नहीं कहते हैं वो करते हैं। आप मुझे बताइए जितने वादे नरेंद्र मोदी जी ने देश से किया, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, क्या ये नारा भूल गए? आपके भाजपा के किसी प्रवक्ता से आप पूछे, दारू वाला से पूछ लीजिए, अली भाई बैठे थे, पूछ लेते जरा सर, बहुत कुछ पूछा उनसे। आप तब तक नहीं आए थे, बहुत कुछ पूछा उनसे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ राजीव जी, मैं ये कह रहा हूं कि भैया वो सारे स्लोगन कहां गए? 2014 से लेके 2019 तक के सारे स्लोगन कहां गए? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो है नारा, एक गलती से मैं समझता हूं वो टंग स्लिप हो सकता है, हुआ है, देश के प्रधानमंत्री से हुआ है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये पटाओ वाला आ गया था। तो क्या ये वो सच नारा दे रहे हैं क्या? नारा वही है क्या? देखिए मैं फिर कहूंगा, देश का प्रधानमंत्री जो होता है वो पूरे देश की जनता का रखवाला होता है, गार्जियन होता है। अगर वो घर देता है, पानी देता है, सड़क देता है, बिजली देता है, तो कोई देश के ऊपर और देश की जनता के ऊपर उपकार नहीं करता है। चाहे वो हमारा प्रधानमंत्री हमारी पार्टी से प्रधानमंत्री बने, चाहे वो किसी भी पार्टी से प्रधानमंत्री बने। लेकिन ये पहला प्रधानमंत्री देख रहा हूं कि रोज टीवी पे आके छाती पीट के ये कहते हैं, ऐसा छाती पीटते हैं संसद से लेके सड़क तक कि 80 करोड़ जनता को मैं अनाज दे रहा हूं, 80 करोड़ जनता को का मैं पेट पाल रहा हूं। यानी एक तरफ तो आप कहते हैं कि देश में 80 करोड़ जनता गरीब है, दूसरी तरफ आप छाती पीट के संसद में कहते हैं कि इस देश में गरीबी खत्म कर दी है, देश में महंगाई खत्म कर दी है, देश में बेरोजगारी खत्म कर दी है। 2 करोड़ का वादा तो आप ही करके आए थे ना। 2 करोड़ का वादा करने वाला व्यक्ति 10 साल में 20 करोड़ लोगों को नौकरी देना चाहिए। मुझे लगता है कि 12 लाख नौकरी भी आप नहीं दे पाए हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं? एक तरफ जुमला साबित करने, मतलब जुमला भारतीय जनता पार्टी कहा जाए कि जो है प्रधानमंत्री कोई जो जुमलाबाज जो है प्रधानमंत्री कहा जाए। अब मुझे लगता है कि इनको असली नाम अगर देना रहेगा तो गप्पू देंगे तो अच्छा है। ये देश के प्रधानमंत्री नहीं, गप्पू प्रधानमंत्री है। भरत सिंह जी, हमारे मित्र जो है अली दरवाला साहब पूना से, वो बीजेपी माइनॉरिटी सेल के हेड हैं पूना में। तो उनसे जब पूछा गया कि भाई आप उज्ज्वला स्कीम की बात कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, स्कीम तो बहुत अच्छी है, आपने चूल्हा भी दिया, गैस सिलेंडर भी दिया, उसके बाद अगले सिलेंडर के लिए पैसे नहीं है लोगों के पास, अब उसका क्या करें? तो उनका ये कहना है सिलेंडर तो मिला, आगे जाके पैसे कमाएंगे लोग, अपने आप खरीदेंगे बाद में जाके। मतलब ये क्या लॉजिक है, ये जरा बताएं। नहीं, कितना बढ़िया, देखिए कितना बढ़िया उन्होंने स्टेटमेंट दिया। इससे अच्छा भाजपा और दे क्या सकती है? इससे अच्छा भाई, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं जाऊंगा विदेशों से काला धन लाऊंगा, वो सारे काले धन जमा कर लूंगा, 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आ जाएगा। फिर जब फंस जाते हैं तो फिर अमित शाह जी को कहते हैं जरा तुम जाओ भाई, आप जाओ और टीवी पे बता दो ये तो जुमला था। अरे आप बताइए, इस देश की फाइनेंस मिनिस्टर के पति अगर ये कहते हैं कि इस देश का सबसे बड़ा घोटाला अगर कोई है तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड है जी, कहा है। अब ये शर्म करनी चाहिए भाजपा को, ये शर्म करना चाहिए भाजपा को। कौन कह रहा है भाई? देश की फाइनेंस मिनिस्टर के पति कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये भाजपा नहीं, ये भारत ही नहीं, ये पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। और प्रधानमंत्री को इस पे सोचना चाहिए, भाजपा को इस पे सोचना चाहिए। घर में ही तो आईना दिखाया जा रहा है, दूसरा आईना दिखाया आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने। मोहन भागवत जी ने कहा है कि जिस तरह से बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा इस समय चल रहा है वो हमारे लिए घातक है, हमारी पार्टी के लिए घातक है। जिसको ये कहते हैं पार्टी, हमारी पार्टी आरएसएस नहीं है, वो आरएसएस में बोल रही है भाजपा हमारी पार्टी है,
और वो कहते हैं कि घातक है, कैसे अशोक चौहान को ले रहे हैं आप भाई, कैसे आप जो है अजित पवार को ले रहे हैं। ऐसे लोगों को अगर आप लेंगे तो हम जवाब क्या देंगे। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में शायद आरएसएस काम भी नहीं करे। यहाँ पर एक चीज पूछना चाहता हूँ सर आपसे, आज की खबर है, आज सुबह की खबर है, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, एक कल शाम की और एक अभी की है, वेस्टर्न यूपी से खबर है सर। वो गाजियाबाद से वीके सिंह साहब खड़े नहीं हो रहे हैं चुनाव में, उन्होंने मना कर दिया कि भाई इस बार मैं नहीं खड़ा हूँगा। तो वहाँ पर अतुल गर्ग जी हैं जो खड़े हो रहे हैं चुनाव में। अतुल गर्ग जी बड़े पुराने बिजनेसमैन हैं, बड़े संघ के हैं वो, और आज तक कभी हारे नहीं है। एमएलए वगैरह की, पहले कॉर्पोरेटर हुआ करते थे, फिर एमएलए बने वो, उनको टिकट दी गई है सर। उन पर हमला हुआ, वहीं के लोग जो हैं वहाँ पे उन्होंने उनकी गाड़ी पे हमला कर दिया, उन पे कर दिया। संजय बालियान साहब जो हैं, शायद उनका नाम तो सुना ही होगा आपने, उनके ऊपर भी हमला हुआ, वो भी वहीं आसपास से कहीं से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो ये बीजेपी के उम्मीदवारों पर लोग हमला कर रहे हैं मतलब, और सुनने में यह है बीजेपी वाले ही कर रहे हैं, कोई दूसरा नहीं कर रहा है। ये क्या हो रहा है सर? और एक बता दूं, और एक विजुअल है मेरे पास कि यहाँ से मुंबई से, महाराष्ट्र से मुंबई से हमारे पुराने नेता, हमारे पार्टी के कृपा शंकर सिंह जी गए हैं जौनपुर से लड़ने के लिए। जी जी जी, मैं आपको विजुअल भेजूंगा, विजुअल चला दीजिएगा, कभी दिखा दीजिएगा सर। अभी भेज दीजिए, अभी चला दीजिए। भाजपा के कार्यकर्ता एक हाथ में भाजपा का झंडा, एक हाथ में काला झंडा, गो बैक कृपा, गो बैक कृपा, गो बैक कृपा। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि भाजपा का घड़ा भर चुका है। आप किसको भी लाइए, लेकिन जितने वादे पिछले 10 सालों में आपने किया था, उन सारे वादों पे भाजपा फेल हुई है। वो हर चीज में रामबिहार जी, आपने कहा महिला सशक्तिकरण, आपने कहा जो है उज्ज्वला गैस योजना की बात की। अभी पता है राजीव जी ने तो एकदम बता दिया कि गैस भरने को पैसा नहीं। अब भाजपा वाले इतनी बीजेपी वाले कह रहे हैं, प्रदीप जी थोड़ी कह रहे हैं सर बीजेपी वाले कह रहे हैं। नहीं, मैंने कहा कि आपने पूछा तो भाजपा के नेता अली जी बैठे थे माइनॉरिटी सेल के, वो कह रहे हैं कि भाई हमारा काम था गैस का बाटला देना जी, इसमें गैस कैसा भरेगा ये देश की जनता समझे। तो मुझे लगता है उद्धव जी का वो भाषण, मुझे लगता है कि अभी जो उन्होंने दिया था दादर में, कि इनके फुगे में जो है हवा हमने ही भरा था, यानी कि जितना हवा भरना था भर दिया था, अब ये फुगा हम ही फोड़ेंगे, यानी इंडिया ही फोड़ेगा। तो जब फुगा फूटेगा तब उसके बाद में आपको पता चलेगा कि आपके लिए तो तकलीफ हो रही है ना सर, थोड़ी सी, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो अपने वंचित बहुजन आघाड़ी वाले जो हैं हमारे बालाजी अम्बेडकर जी, वो बोल रहे हैं, बाला साहब अम्बेडकर, वो कहते हैं अब उन्होंने एक नई लिस्ट अपनी निकाल दी है। उसके अलावा मायावती जी जो हैं वो पूरे विदर्भ में 11 की 11 सीटों पे लड़ा रही हैं अपने कैंडिडेट। अब मुझे तो लगता है कि इसमें ज़रा तकलीफ होने वाली है सर, कांग्रेस को तो बहुत तकलीफ होने वाली है, क्योंकि पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट्स की वजह से विदर्भ में बीजेपी ने क्लीन स्वीप करी थी, और बाकी अन्य जगह पर ये हमारे प्रकाश अम्बेडकर जी की वजह से कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ था। सर बताएं। देखिए, आपने सवाल जो किया है वो बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है, लेकिन इसका जवाब भी जरूरी है, और देश की जनता और खास करके महाराष्ट्र की जनता को सुनना जरूरी है। जरूरी है कि जो बाला साहब प्रकाश आंबेडकर जी पिछले 1 साल से जी भाजपा के खिलाफ, भाजपा के विरोध में बोल रहे थे, कह रहे थे कि अगर भाजपा को हटाना है तो हमें एकजुट होना पड़ेगा। जी बोल रहे थे, हमें एक साथ में आना पड़ेगा जी। सबसे पहला अगर कोई व्यक्ति बोलने वाला था तो मुझे लगता है वो प्रकाश आंबेडकर जी थे। और मैं समझता हूं प्रकाश आंबेडकर जी उस परिवार से आते हैं, उस घराने से आते हैं जिसका ओहदा, जिसका नाम शायद मुझे लगता है पूरे विश्व में बहुत प्रख्यात है और बहुत बड़ा नाम है, वो है आंबेडकर जी का जी। और उस परिवार से जब आप आते हैं और जब संविधान को खतरे में पड़े हुए देखते हैं आप, जब भाजपा का एक मंत्री ये कहता है हेगड़ेवार कि 400 सीट अगर आ जाएगी तो हम संविधान बदल देंगे। अनंत हेगड़े, बाला साहब को, अनंत हेगड़े, हाँ अनंत हेगड़े कर्नाटक से, जी कर्नाटक से आते हैं। जब वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि 400 सीट अगर जिस दिन आ जाएगी, हमें 400 सीट दीजिए तो मैं संविधान बदल दूंगा। मुझे लगता है आप जिस परिवार से आते हैं, जिस परिवार ने संविधान लिखा, आंबेडकर जी ने, उस संविधान को बदलने की बात चल रही थी, उस बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको 4 कदम आगे आके प्रकाश आंबेडकर जी
आपको 4 कदम आगे आके ये कहना चाहिए था, सीटों का मामला नहीं है अब हम सीट नहीं देखेंगे, अब हम देखेंगे कि हमारे देश में संविधान कैसे बचता है। इसको बचाने के लिए चाहे मुझे किसी भी शर्त पे अगर समझौता करना पड़ा तो मैं करने को तैयार हूं। मगर आपने जो मांगा, कांग्रेस पार्टी ने बोला बाला साहब जो मांगते हैं हम सब देने को तैयार है। उसके बाद में अगर आप इस तरह से अपने उम्मीदवार अगर महाराष्ट्र में खड़ा करते हैं तो कहीं ना कहीं यह सामने वाली पार्टी को यानी कि भाजपा को मजबूती देती है। ये संविधान बचाने की लड़ाई है। मैं फिर आह्वान करता हूं, मैं फिर कहता हूं, बाला साहब आप आइए, संविधान को बचाना है तो इंडिया के साथ खड़ा होना पड़ेगा, इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आपने जो मांगी थी उस मांगों को लगभग हमने मान लिया है। आप सोचिए बाला साहब, आप चलिए बिहार में, पशुपति पारस को आपने नाम तो सुना होगा, कैबिनेट मंत्री हैं दिल्ली में जी। अगर उनकी पार्टी को एक सीट नहीं देते हैं नरेंद्र मोदी जी, एक सीट, और उनकी जो है मंत्री पद भी गई, और उसके बाद में वो अगर आके मीडिया में ये कहते हैं, टीवी पे कहते हैं कि मुझे एक सीट भी नहीं मिलेगी, मुझे मंत्री पद भी नहीं मिलेगा, लेकिन मैं एनडीए को बचाने के लिए एनडीए में रहूंगा, तो मुझे लगता है वो एक भाजपा मतलब एक पार्टी के बचाने की बात कर रहे हैं। अरे हम तो पूरे देश में जो संविधान है, जिस संविधान को बनाया गया, जिसको अम्बेडकर जी ने बनाया लिखा, उस संविधान को बिटाने की बात हो रही है। आगे सावरकर वाला इश्यू, भरत सिंह जी, सावरकर वाले इश्यू फिर उठ गया। देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि राहुल गांधी जी को वीर सावरकर के बारे में ज्ञान लेना पड़ेगा, और वो जो पिक्चर है सावरकर, उस पिक्चर है सावरकर, राहुल गांधी जी के लिए पूरा थिएटर बुक कर देंगे। देवेंद्र फडणवीस जी बोले राहुल गांधी जी को खुद जाके देखना चाहिए सावरकर, तो खुद एडुकेट होगा सावरकर के बारे में, और जो सावरकर का विरोध है उनके मन से निकल जाएगा, कांग्रेस के मन से निकल जाएगा। तो ये देवेंद्र फडणवीस जी जिस प्रकार से आलोचना किया है राहुल गांधी जी का कि सावरकर के बारे में उनको ज्ञान नहीं है, ये सावरकर इश्यू महाराष्ट्र में बहुत इमोशनल इश्यू है भरत सिंह जी। तो आप कैसे देखते हो बिल्डअप ऑफ सावरकर इश्यू? ऐसा है कि सावरकर जी के विषय पे अभी फिलहाल महाराष्ट्र में न कोई बात हुई है, न कोई चर्चा हुई है, लेकिन भाजपा देखिए किसको ला रही है, सावरकर जी को ला रही है। क्यों ला रही है आप समझ रहे हैं? क्योंकि वो उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, उनको बताने के लिए नहीं है कि हमारे में सीट बंटवारा नहीं हो पा रहा है, हमारे अंदर ही जो है मारामारी चल रही है, शिंदे अपनी तरफ मारामारी कर रहे हैं, अजित पवार अपने लोगों से मारामारी कर रहे हैं, भाजपा अपने लोगों से मारामारी कर रही है। तो अगर योजनाओं के बारे में बताए, विकास के बारे में बताए, महाराष्ट्र के लिए उन्होंने क्या किया ये इस बारे में बताए, तो उनके पास वो चीज नहीं है, तो बचा क्या है? सावरकर जी के बारे में बोलेंगे, अभी थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे तो वैसे वो हिंदू और मुसलमान की बात चालू हो जाएगी, शमशान और कब्रिस्तान की बात होना चालू हो जाएगी, और इसी में सारी मीडिया जो है इसी में अटकी रहेगी कि देखिए वो तो कह रहे थे कब्रिस्तान अच्छा है, तो एक कहेंगे कि जो है शमशान अच्छा है। तो ये सब बातें जो है वो भाजपा अपनी तरफ से करती रहेगी, इसका मुझे लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरी बात, सावरकर जी की फिल्म जब रिलीज हुई है, इस विषय पे चर्चा ये बढ़ी है आगे कि जब सावरकर की फिल्म रिलीज हुई मुंबई में, महाराष्ट्र में, तो अगर सब कुछ अच्छा होता, बहुत अच्छा जो है कंटेंट था ये, तो पिक्चर बहुत हिट होती थी। जिस तरह से मुन्ना भाई एमबीबीएस देखा था आपने, किस तरह से संजय दत्त सबको गले लगा के बापू का जो प्यार सबको बांट रहे थे, सुपरहिट हो गई थी। तो ठीक है, सावरकर जी महाराष्ट्र के लिए बहुत अहमियत रखते हैं, सबको मान सम्मान उनका है और रहेगा। लेकिन जो सवाल छोटा सा था सर रह गया, अगर आप उस पर बोलना चाहें तो। सर मायावती जी की बातचीत हुई थी सोनिया जी के साथ, and I was so happy to see Sonia ji by the way on stage yesterday. It was wonderful to see her. She's looking really well. I hope she remains well, very frankly speaking. We all pray for her. And I have always maintained that perhaps Sonia ji is far more Indian than most of us. जितनी देशभक्ति उन्होंने दिखाई है, शायद ही कोई हिंदुस्तानी होगा जिसने दिखाई हो हिंदुस्तान के प्रति। खैर दैट्स अ सेपरेट इशू, उसके ऊपर कभी और डिस्कशन करेंगे। तो वो मायावती जी के साथ सर बातचीत सक्सेसफुल नहीं हुई, बिकॉज यू नीड मायावती जी। बहुजन समाज पार्टी की इंडिया अलायंस को ज़रूरत है,
उनको आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आप बताएं सर, भरत सिंह जी। कुछ तो मजबूरियां रही होगी, कोई ऐसे ही बेवफा नहीं हो जाता है। वो मायावती जी जिसका डंका बजता था उत्तर प्रदेश में, जी मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश का, आज प्रचार करने तक के लिए नहीं निकल रही हैं और उनको टारगेट करके दिया जा रहा है कि इस सीट पे आपको उम्मीदवार खड़ा करना है। उस सीट पे ही मायावती जी अपना उम्मीदवार खड़ा कर रही है। तो ये डर दिखाता है, ये खौफ दिखाता है। और हमारी पार्टी और इंडिया गठबंधन और खास करके राहुल जी इसी डर को दूर करने के लिए निकले थे। इसी डर को दूर करना चाहते हैं कि डरो मत, जो डरेगा, वो एक शोले पिक्चर की डायलॉग है, जो डर गया समझो मर गया। जी। तो ये स्थिति है कि आपको डरना नहीं है। और जो नहीं डरे, केजरीवाल जी नहीं डरे। अगर केजरीवाल जी समझौता कर लेते तो मुझे लगता है जेल में नहीं जाते। शिबू सोरेन जो है अगर समझौता कर लेते तो मुझे हेमंत सोरेन जी उनके पिताजी, नहीं उनके पिताजी माफ करिएगा, हेमंत सोरेन माफ करिएगा, हेमंत सोरेन जी अगर समझौता कर लेते तो मुझे लगता है वो भी जेल में नहीं जाते। अशोक चौहान जी गए जेल में क्या? अजित पवार जी जेल में गए क्या? नारायण राणे जी जेल में गए क्या? हेमंत बिश्व शर्मा जेल में गए क्या? भावना गौनी जेल में गए क्या? प्रताप सरनाइक जेल में गए क्या? एक बड़ी लिस्ट है। तो आप जो है दंडवत करिए, नतमस्तक हो जाइए, आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा। और सबसे बड़ा ताजा उदाहरण कल ही दिया सीतारमण जी ने, कल तो दिया, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला ना कि भाई देखिए ऐसा है कि हमारा दरवाजा, तो किसी पत्रकार ने पूछा अशोक चौहान जी को आपने लिया, अजित पवार जी को आपने लिया, क्या कहेंगे उसके ऊपर? बोले देखिए हमारा दरवाजा तो सबके लिए खुला है जी। कहा जो हमारे यहाँ पे हमारे यहाँ जो आएगा उसके लिए हमने वॉशिंग मशीन रखा है, मोदी वॉशिंग मशीन, और अब पाउडर भी बना लिया है हमने निरमा की जगह पे। अब जो है मोदी पाउडर का हमने इस्तेमाल करना चालू कर दिया। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का क्या हो सकता है कि एक फाइनेंस मिनिस्टर जी, ये कहे आपको जो चर्चा चल रही थी मायावती में, मायावती जी आपको नुकसान बहुत पहुंचा सकते हैं। जहां विदर्भ वाले सेक्शन महाराष्ट्र में 11 सीट में जब भी मायावती के कैंडिडेट्स खड़े होते हैं तो कांग्रेस का जबरदस्त वोट खींचा जाता है, और जो बीजेपी जीतते तो वो उसी मार्जिन से जीतते जितने मायावती ने वोट लिया है। तो मायावती एक पॉलिटिकल हिसाब से आपको मेंटेन करना उतना ही जरूरी है। अगर महाराष्ट्र में आपको 30 या 40 सीट तक एमपीज को लेना हो तो बिकॉज पूरे विदर्भ और थोड़ा सा मराठवाड़ा ऐसे भागों में उनका अच्छा प्रभाव है मायावती जी का। और जब भी बीजेपी जीता है तो मायावती के सहारे ही जीता है जब वो इंडिपेंडेंट खड़े हो गए। तो एक आपका कैलकुलेशन उस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, और कुछ हो सकता है तो उस पर सोच, स्ट्रेटेजिकली आपको कुछ सोचना पड़ेगा, पॉलिटिकली भी सोचना पड़ेगा। देखिए हमने सोचा जी, देखिए हमने नाबियार जी सोचा है, ऐसा नहीं है। हमने ये बताया है कि देश के सामने हमने सोच समझ के बताया कि मायावती जी की स्थिति क्या है, मरता ना क्या करता। मायावती जी आज एक सीट जीतने के हिसाब में नहीं है, एक सीट उनकी नहीं आ रही है मायावती। और रही बात की वोट कटवा, तो अब मायावती जी वोट कटवा पार्टी के तौर पे जानी जाएंगी। और तीसरी चीज, मायावती जिस अंबेडकर जी का जो है तस्वीर लगाती हैं, जिसको मानती हैं, अगर उसी संविधान को खत्म करने की जो पार्टी बात करती है, अगर आप उसका समर्थन करते हो, अगर आप अलग से उम्मीदवार देते हो, तो देश के अंबेडकरवादी जितनी भी जनता है वो देख रही है मायावती जी को कि मायावती जी कर क्या रही है, बहन जी कर क्या रही है। ये अगला जब चैप्टर लिखा जाएगा, देश का इतिहास लिखा जाएगा, तो ऐसे लोगों का नाम भी लिखा जाएगा। लेकिन आप किस तरफ खड़े थे और लोग किस तरफ खड़े थे। भरत सिंह जी, वो बात की बात हो गई, मैं अभी की बात कर रहा हूं। अभी जो चुनाव है सर पर, इसमें आप विदर्भ में क्या करने वाले हैं सर? उसकी भी तो कोई रणनीति आपने बनाई होगी कि किस तरीके से जो बहन जी का वोट है वो आपका भी वोट है। सीधी बात है, आपका भी तो वोट है ना वो सर। देखिए तो वापस आपके पास आना चाहिए। आपने एकदम सही कहा। इसी वजह से तो हमने कहा ना कि वहां पे विदर्भ में जितनी भी सीटों पे मायावती जी अपने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं, उम्मीदवार खड़े कर रही हैं, वहां सभी जनता को ये पता चल गया है कि मायावती जी का कैंडिडेट किस लिए आया है जी। चुनाव तो नहीं जीतेगा, ये लोकतंत्र को नुकसान करने आया है, ये बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों को खत्म करने आया है।
तो क्यों ना हम मायावती जी को ही खत्म कर दें, इनके कैंडिडेट को ही खत्म कर दें। इस रणनीति के हिसाब से हम चल रहे हैं। हमें ये जनता को दिखाना है कि देखिए, जो व्यक्ति इतिहास बदलने की बात करता है, बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान को बदलने की बात करता जी। है, जो पार्टी करती है, जो नेता करता है, उसी को सपोर्ट करने के लिए ये लोग आए हैं। तो बहुत जरूरी है कि पहले ऐसे लोगों को खत्म किया जाए, और उसके बाद में जब ये खत्म होंगे, देखिए मैं आपको लिख के देता हूं, चाहे प्रकाश आम्बेडकर जी हो गए, चाहे मायावती जी हो गए, खड़ा कर लेने दीजिए। आप इस बार देखिएगा, देश की जनता और आम्बेडकरवादी जितने भी देश की जनता है, वो जानती है कि हमें किसे वोट देना है और संविधान को बचाना है, और तो किस तरह से बचाना है। देखिएगा अगली बार, मैं तो इसी बार को कह रहा हूं, आपको 4 जून को ये समझ में आ जाएगा कि देश की जनता किसे प्यार करती है और किसको सर आंखों पे बिठाती है। राइट, थैंक यू सो मच सर। भरत सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड कंग्रेचुलेशंस ऑन अ वंडरफुल रैली यस्टरडे, रियली एंड ट्रूली लवली। थैंक यू सर, नमस्कार। थैंक यू, ओके, नमस्कार। Well, the Congress and the rest of the parties do need to be very, very happy about what took place yesterday. The entire Ramlila ground was full, and a large number of people waited outside because they were not able to get inside because there were just too many people there. And I think everybody was quite happy. But I really and truly hope they are actually able to translate this into votes. क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस, याद रखें प्रदीप जी, सिर्फ 3 सीटें लड़ रही है। एग्जैक्टली सर। और पंजाब में फ्रेंडली कॉन्टेस्ट है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी की क्लीन स्वीप होगी पंजाब में। मुझको ऐसा लग रहा है केजरीवाल जी के जेल जाने की वजह से। राइट, एंड एट द मोमेंट विद अस फ्रॉम द उद्धव ठाकरे सेना